अच्छा, डिबेट के लिए एम्पिरिकिज्म ये बोल रहे थे, ये डिबेट करेंगे। चलिए इनसे डिबेट करते हैं। बताएं क्या कहना चाहते हैं एम्पिरिकिज्म। सर, एक डिबेट मैंने आपका पुराना वीडियो देखा था। हम्म। उसमें राजीव पटेल और राजेंद्र प्रसाद का विरोधाभास था। उसमें था ना कि राजीव पटेल जी ने कहा था कि जो व्यक्ति रुद्रदमन का अभिलेख को संस्कृत का कहता है उसको हम्म। पाखंडी कहना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वह शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है और वो अलंकारित भाषा में है। और यही चीज इन दोनों में एक कंट्रडिक्शन है। और इसी बात को आपने, सर, राजीव पटेल जी आपके शो में भी आए हुए थे, तो आपने कुछ बोला नहीं उनको, आपने उन्हें सही भी नहीं किया। तो सर आप बताइए कि ये क्या है सर। आप ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग इतिहासकारों में किसी एक मुद्दे को लेकर विवाद है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो ऐसा तो बहुत विवाद है ना। आप तो जितने पूरे भारत के जितने इतिहासकार हैं जिनकी अपनी रिसर्च है, उन सब का किताब किताब खोल कर देख लीजिए। सब अपनी अलग अलग बातें कहे हैं। तो इसमें नई कौन सी बात है? दो इतिहासकारों के बीच में या दो साइंटिस्टों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद होना या उस पर चर्चा होना या दोनों की अपनी अलग रिसर्च होना, इसमें कौन सी नई बात हो गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों की अपनी अलग अलग सोच है, आपको दो सोच देखने को मिल रही है। अब आपको वहां पे तय करना है कि किसके तरफ हमको आगे बढ़ना है, या दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। कुछ भी यहाँ से निष्कर्ष निकल सकता है या पॉइंट अभी फंसा हुआ है। ये भी तो आप कंक्लूजन हो सकता है ना कि इस पे अभी सभी लोग सहमत नहीं है इस पॉइंट पे। तो इसको आप वो वे में लीजिए ना, जो एक रिसर्च का जो वे होता है उस वे में लेकर जाइए। कि जब भी किसी मुद्दे पर दो या तीन लोगों की अलग अलग राय हो, तो ये मान के चलिए कि वो पॉइंट जो है अभी लोगों में क्लियर नहीं है, उस पॉइंट पर अभी लोगों के मत बटे हुए हैं। क्लियर होगा, वो लोग एक होंगे उस पॉइंट पर, तब आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज उस टॉपिक को आप ये मान के चलिए कि अभी जो है दोनों लोगों के मत भिन्न हैं। मेरा ये मानना होता है। रिसर्च का यही पहलू है। हाँ, साइंटिफिक पहलू भी यही कहता है कि अगर किसी थियरी जो है उस पर सारे साइंटिस्ट अगर सहमत नहीं है, एक दो सही बता रहे हैं, दो चार उसमें कमियां निकाल रहे हैं, तो फिर उस पॉइंट पर अभी आप जो है 50-50 रहिए, उसको पूरा फैक्ट मान के मत चलिए। अच्छा, और एक में आपने करेक्ट नहीं किया था। क्या क्या करेक्ट करना सॉरी, था उसमें? राजेंद्र प्रसाद। क्या करेक्ट करना उसमें था? आपने बताया था कि आपने एक वीडियो हम्म। बनाया था कि विच इज ओल्डर, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म। उसमें आपने 10 प्रूफ दिए थे। तो अब हम्म। उसमें लिखा था कि धर्म शब्द इंस्क्रिप्शंस पे 10वीं सदी के बाद मिलता है। जबकि हम्म। आप ही के चैनल पे राजेंद्र प्रसाद जी आए हुए थे, उन्होंने हम्म। कहा कि हम्म। जूनागढ़ के शिलालेख पर वो मिलता है दूसरा सदी का है, सेकेंड सेंचुरी। और आपने सर उन्हें करेक्ट तक नहीं किया था। तो सर आप बताएं ना, आपने क्यों नहीं करेक्ट किया। आप सबूत दिखाएंगे मुझे? सर मैं मोबाइल से हूँ, आप मुझे ईमेल वगैरह दे दीजिए, आपको सबूत भी भेज नहीं, दूंगा। आप जब सबूत दिखाएंगे ना तब मैं करेक्ट करूंगा ना। मैं किसी को ओरली अगर कोई बोल रहा है ना तो मैं उसकी बात सुनता हूँ। विशेषकर जो हमारे रिसर्चर जितने भी हैं, वो जो भी बातें कहते हैं की बातों को सुनता हूँ। मैं किसी को करेक्ट क्यों करूंगा भाई साहब? मैं दो तीन चार पांच 10 जितने रिसर्चर हैं, सबकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ। जब मैं अपना रिसर्च दूंगा ना, अपनी जब पॉइंट दूंगा ना, वहां पे जो बातें रखूंगा वो मेरी बात होगी। ये कतई मत सोचिए कि हमारे यहाँ आप भी आके 10 बात बोल के चले गए, तो आपके 10 पॉइंट में से अगर मान लेता हूँ कि 2-4 गलत हुए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 पॉइंट डिबेट के दौरान हर पॉइंट को ही मैं डिबंक करूँ। हो सकता है 1-2 बात भूल भी जाऊँ, अब कोई तीसरा आके कहे कि यार उसने वो पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो सही था। ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पे स्ट्रीम चलती है 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे की स्ट्रीम चलती है, बहुत सारे पॉइंट मिस भी हो जाते हैं। मैं अपनी जब कोई बात कहूँगा, वहाँ पे जो अपने पॉइंट रखूँगा, उस पे आप बात कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपने गलत बोला, या यहाँ पे ये पॉइंट आप ऐड कर सकते थे। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आप मुझसे बोल सकते हैं। जी, सर तो यही तीसरा बोलना था फिर आपने आपको। बहुत अच्छा बताया। सर जैसे मान लीजिए टुन्नी है सर, मैं देखिए एम्पेरिसिस्ट हूँ, मैं आपको भी जांचता हूँ, टुन्नियों को भी जांचता हूँ सर। और आप इसे सही कहते हैं, आप मानते हैं इस चीज को। बोलिए, तो बोलिए। तो यही चीज है सर कि वो टुन्नी कह रहे थे कि ये जो बुद्धा का चार आर्य सत्य है उसका कहाँ प्रमाण मिलता है। और वो बोला कि कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वो वो जवाहरलाल नेहरू जी के पंचशील से ये चीज लिया गया है और ये चार आर्य सत्य गढ़ा गया है। तो ये टुन्नियों लोग का क्लेम है सर। तो आप बताएं सर कि क्या इसकी सत्यता क्या है सर। देखिए, जो 4 आर्य सत्य की जो सत्यता है,
जी। ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब पता नहीं उस समय उनका जन्म भी हुआ था या नहीं, उस समय बच्चा थे नेहरू कि क्या थे। उनसे पहले ही एक किताब लिख के गया था, उसका नाम था एडविन आर्नोल्ड, किताब लिखा था लाइट ऑफ एशिया। तो उस जी। किताब में उसने चर्चा करके गया है। वो किताब आप खोजिएगा ना थोड़ा गूगल पे कि कब का है। आप लाइट ऑफ एशिया बुक कब लिखी गई है पहली बार थोड़ा सर्च कीजिएगा कि कब का है। उस किताब में उसने आर्य सत्य की बात की है। अब आर्य सत्य जब उसमें उसने बात किया है तो ये बताइए ये वाला पॉइंट तो यहीं पे गलत हो गया ना कि नेहरू के पंचशील में ये बात लिखी हुई है। क्योंकि नेहरू इनकी किताब कब की है और लाइट ऑफ एशिया जो है एडविन आर्नोल्ड के द्वारा कब लिखा गया। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तुरंत जो है दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। 1879 में बताया जा रहा है कि ये किताब आई थी, 1879 में। अच्छा, नेहरू जी जो है, कौन सा किताब बताया आपने नेहरू का? सर, नेहरू के जो पंचशील मूवमेंट थे, उन्होंने जो मूवमेंट समाज को दिया था, उसके हम्म। बारे में मैं कह रहा अच्छा देखिए, नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889 में, ठीक हूँ। है? जी। 1889 में और किताब जो है ये 1879 में। मतलब अपने जन्म के 10 साल पहले ही नेहरू जी जो है पंचशील पढ़ के चले गए थे क्या उसके एडविन अर्नोल्ड की किताब से। चार आर्य सत्य जो है वो लाइट ऑफ एशिया में उसने मेंशन किया हुआ है, ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है। कई किताबों में है यार, बुद्ध चरितम आप पढ़ो ना, बुद्ध चरितम में तो पूरा बुद्ध का जीवनी है। यही तो आज मैंने दिखाया है जातक कथाओं में कि बुद्ध चरितम की बात जो है 7th सेंचुरी में 675 के करीब में इत्सिंग कह के जा रहा है कि उसमें बुद्ध के पूरे बचपन से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी कविताओं में कह के गया है। और पूरे भारत के पांचों भाग में और जितने दक्षिणी देश थे, दक्षिण सागर वाले देश थे, सब में यही कविता गाई जाती थी और सभी लोग इसी पर नाचते थे, इसी को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। ये तो अभी दिखाया ना मैंने कि ये इत्सिंग लिख के गया है अपने नोट्स में। तो उस समय भी अश्वघोष की बुद्धचरितम आ रही है, उस बुद्धचरितम में बुद्ध की सारी चीज़ें प्रवज्या क्या ग्रहण किए, किस चीज़ की बात किए, उनको क्या-क्या ज्ञान प्राप्ति हुई, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो जी। देखिए, आप जो कह रहे थे ना टुन्नियों की बात कि टुन्नी ये क्लेम करते हैं, दरअसल वो भटके हुए लोग हैं। उनको जो है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पेट-वेट भर रहा है, कहीं से किसी ने चढ़ा दिया है चने की झाड़ पे, तो उनको लगता है कि यही सही है, क्योंकि उनका पेट भर रहा है। लेकिन देश का पेट इससे थोड़े भरेगा प्रोपेगेंडा से। देश का पेट तो जो ट्रूथ होगा, जो सच्चाई होगी उससे भरेगा ना। जी। आप यहाँ पे आए हैं तो आपको भी तो कहीं न कहीं ये बात लगा होगा ना कि कुछ वो गलत ज़रूर कह रहे हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए, तभी तो आप आए हैं ना यहाँ पे। हम्म। हाँ, तो बस यही चीज़ है। तो ये जाके आप जाँच लीजिएगा, आप खोजिएगा, बुद्धचरितम एक बार पढ़िए, खोजिए कि जब बुद्ध की पूरी जीवनी जो लिखा है इत्सिंग भी उस बात को मेंशन कर रहा है, तो क्या उसमें आर्य सत्य की बात आई है? या फिर जो लाइट ऑफ एशिया है, उसमें क्या आर्य सत्य की बात की गई है? या फिर जो और भी जो किताब है, 1-2 और किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं, कई जगहों पे आर्य सत्य की चर्चा आई हुई है। अच्छा, यही प्रमाण नहीं है, आपको और भी आप म्यांमार, वर्मा जो देश हैं, उन देशों में जहाँ-जहाँ बुद्ध मार्ग के जो देश हैं, वो तो कम से कम नेहरू के पंचशील के पहले वहाँ बुद्ध मार्ग गया था ना। उन देशों के जो लिटरेचर हैं, इनके पंचशील जो बता रहे हैं, उनसे पहले के जो लिटरेचर हैं, उनमें भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना। इनकी तो किताबें इतनी ज़्यादा हैं, आपको एक मैं छोटा-सा आंकड़ा एक दिखाता हूँ। एक ये आप जब पूछ ही लिए हैं, तो वो डेटा भी आपको दिखा देना ज़्यादा सही रहेगा। ये जो डेटा है, इसमें ये लिखता है कि पश्चिम भारत में इन निकायों के अनेक उपसंप्रदाय थे, जिनके मूल भिन्न-भिन्न हैं, परंतु निरंतर एतिह के मुख्य निकाय केवल 4 हैं, वे आगे दिए जा रहे हैं। बहुत सारे निकाय थे और इसमें से ना जो बौद्ध मार्ग है, वो 4 निकायों में बँटा हुआ था। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा ये क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला जो निकाय इनका बँटा हुआ था, उसमें 1 लाख श्लोक से लेकर 3 लाख श्लोक थे। इसके 3 पिटकों में से प्रत्येक में 3 पिटक थे इनके उस समय 7th सेंचुरी की बात हो रही है इत्सिंग के समय की। 1 लाख श्लोक से लेकर 3 लाख श्लोक जो है एक निकाय जो था पहला वो इतना याद रखते थे। समझ रहे हैं? 1 लाख श्लोक से आज पूरा चारों वेद मिला दीजिएगा तो 20,000 मंत्र नहीं बनेंगे। इतना जो इनके एक निकाय वाले जो हैं इतना-इतना श्लोक रखते थे त्रिपिटक में उस समय। दूसरा निकाय का आप सुनिए ये कितना बोल रहा है। ये कह रहा है कि जो दूसरा निकाय है इसके 3 उपविभाग थे, इसके 3 पिटकों में श्लोकों की संख्या
पूर्वोल्लिखित निकाय के श्लोकों के बराबर है, यानी कि ये भी 1 लाख से 3 लाख श्लोक ये भी रखते थे। ये दूसरा भाग जो है ये भी इतना रखते थे। अब तीसरा ये जो भाग है ये देखिए, आर्य मूल सर्वस्तिवाद निकाय इन पदार्थों के अस्तित्व को मानता है। यह निकाय 4 उपविभागों में विभक्त है। इसके 3 पिटकों में श्लोकों की संख्या उतनी ही है जितना कि ऊपर के निकाय में है। ये भी 1 से 3 लाख श्लोक उस समय याद करके रखता था। चौथा पार्ट देखिए, ये कह रहा है आर्य सम्मति निकाय के 4 उपविभाग हैं। इसके त्रिपिटकों में 2 लाख श्लोक हैं और केवल विनय पिटक के ही श्लोकों की संख्या 30,000 है। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस विभाग के विषय के निकायों में कुछ इतिहादों का भारी मतभेद है। तो अब ये देखिए, इतने-इतने श्लोकों की बात आ रही है कि 3-3 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख अलग-अलग विभाग बना के उस समय बौद्ध भिक्षु याद रखते थे। और जब इतनी सारी जब बातें आ रही हैं कि अयित सिंह ये सब लिख के जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आर्य सत्य जो है, ये उस समय नहीं रहा होगा? ये मैंने एक सिंपल सा आपको दिखाया, नज़ारा दिखाया है कि ये इतने श्लोक उस समय बना लेते थे। 1 लाख श्लोक, सबसे पूरे दुनिया का इस समय सबसे बड़ा ग्रंथ बताया गया है कि महाभारत है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। कहा गया है ना? सबसे, वो भी हम्म। अलग-अलग कहानियों को जोड़ के। वेद के सारे मंत्र मिलाइएगा तो 20,000 होगा। इसमें जो है ये 3-3 लाख, 1-1 लाख, ये 4-4 भाग में अलग-अलग बना के, इतना बना-बना के बैठे हुए थे उस समय 7th सेंचुरी में। तो इनकी ये उपलब्धियाँ कभी भारत में बताई गई है आपको कि ये चीज़ें इनके नोट से मिली है, ये चीज़ें इन लोगों में थी? नहीं पढ़ाई जाती ना, ना आपको पढ़ाई गई है, ना उनको भी नहीं पढ़ाई गई है। या वो हो सकता है कि वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, जो लोग ऐसे दावा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। अब ये खोजना पड़ेगा ना कि इन 1 से 3 लाख श्लोकों में क्या है? क्योंकि त्रिपिटक आज जो मिलता है उसपे मात्र 84,000 ही सूक्त हैं। तो बाकी के ये 3-3 लाख के सूक्त कहाँ गए हैं? ये कहाँ गायब हुए हैं? ये भी खोजना है ये। अभी बाकी है बहुत सारी चीज़ें। ओके ठीक सर। है। चलिए।